गुड मॉर्निंग नाइन्थ क्लास। आप लोगों को मैं 6 चैप्टर्स कंप्लीट कर चुकी हूँ। कुछ बच्चे मुझे अभी भी काम नहीं भिजवा रहे हैं, ज़्यादातर बच्चे भिजवा रहे हैं, लेकिन कुछ बच्चे ऐसे हैं जो अभी भी मुझे होमवर्क करके नहीं सेंड कर रहे हैं। तो प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है, सब बच्चों से जिन्होंने काम नहीं भिजवाया है, मुझे अपना काम टाइम पर कर भिजवाइए और मुझसे चेक करवाइए, क्योंकि आगे जो भी आपके एग्ज़ाम्स होंगे या जो भी आपको यूनिट टेस्ट के या किसी भी चीज़ के मार्क्स मिलेंगे, वो इन चैप्टर्स को जो आपने पीछे जो होमवर्क किया है उनको इंक्लूड करके मिलेंगे। ठीक है, समझ में आया? तो आज हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। डाइवर्सिटी मतलब लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है हमारे चारों तरफ हैं, वो किस एटमॉस्फेयर में रहते हैं, उनकी स्ट्रक्चर कैसी है, वो किस हैबिटेट में रहते हैं और वो देखने में कैसे हैं। तो ये चारों तरफ हमारी जो भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनकी डाइवर्सिटी क्या है और फिर उनको किस तरह से क्लासिफाई किया गया है, ये इस चैप्टर में पढ़ेंगे हम। डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। आप देखिए हमारे चारों तरफ जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो सब डिफरेंट होते हैं। कोई कितना छोटा सा है, ये बहुत छोटा सा इंसेक्ट कितना छोटा है, कहाँ इतना बड़ा एक एलिफेंट है, कहाँ इतना छोटा सा प्लांट है और कहाँ इतने बड़े बड़े पाइन ट्रीज हैं। तो अगर हम इन सबको देखें तो इनमें कितना डिफरेंस पाया जाता है। इसी तरह से आप अपने ह्यूमन बींग्स में देखिए, आप 2 फ्रेंड्स हैं, दोनों फ्रेंड्स में आपका किसी का कलर मिलता है, किसी का नहीं मिलता है, आपकी दोनों की नोज डिफरेंट है, आपकी वॉइस डिफरेंस है, आपकी हाइट डिफरेंट है। इसी तरह से अगर आप मंकी से कंसल्ट करें, अपने आप को मंकी से रिलेट करें, तो शायद बहुत सारी चीज़ें मंकी से मिलती हैं हमारे ह्यूमन बींग्स की, लेकिन बहुत सारी नहीं मिलती हैं। इसी तरह से अगर हम काऊ से रिलेट करें अपने आप को, तो काऊ से हम शायद बहुत कम मिलते हैं एज कंपेरिजन टू मंकी से हम ज़्यादा मिलते हैं, काऊ से बहुत कम मिलते हैं। तो इस तरह से हर एक एनिमल दूसरे एनिमल से, हर एक प्लांट दूसरे प्लांट से किसी चीज़ में सेम है तो किसी चीज़ में डिफरेंट है। तो इस तरह से अगर हम एक एनिमल का या प्लांट का क्लासिफिकेशन करने लगेंगे तो वैरायटी ऑफ प्लांट्स और एनिमल्स हैं हमारे पृथ्वी पर, हमारी अर्थ पे। तो हम उनका अलग अलग क्लासिफिकेशन करना तो इम्पॉसिबल है उनका, तो हमें क्लासिफिकेशन की इसीलिए ज़रूरत महसूस हुई कि जिससे कि हम उनका एक एनिमल का अच्छे से एक्सप्लेनेशन कर सकें। तो उनको कुछ कैटेगरीज में, कुछ डिविजन्स में बांटा गया, जैसे कुछ जो ये वाली कैटेगरी में जो एनिमल्स हैं उनमें ये वाले कैरेक्टरिस्टिक्स मिलते हैं, ये वाले प्लांट्स में जो प्लांट्स जो हैं ये इनमें ये कैरेक्टरिस्टिक्स मिलते हैं, उनको अलग क्लास में रखा गया। इस तरह से इनका क्लासिफिकेशन किया गया। ठीक है, तो अब इन क्लासिफिकेशन की बेसिस क्या थी? इसमें बेसिस में देखिए, इसमें कुछ एनिमल्स ऐसे थे जो यूनिसेल्यूलर थे और कुछ एनिमल ऐसे थे जो कि मल्टीसेल्यूलर थे। अब यूनिसेल्यूलर को एक क्लास में रख दिया गया। अब मल्टीसेल्यूलर में भी बहुत अलग अलग तरह के, मल्टीसेल्यूलर में क्या है, कुछ ऐसे थे जिनके बैकबोन पाई जाती है, कुछ ऐसे थे जिनके बैकबोन नहीं पाई जाती है। ठीक है ना, कुछ स्पाइनल कॉर्ड, बैकबोन और स्पाइनल कॉर्ड एक ही बात है, किसी के स्पाइनल कॉर्ड है, किसी के स्पाइनल कॉर्ड नहीं है एनिमल्स में। तो जो जिनके स्पाइनल कॉर्ड नहीं थी उनको नॉन कॉर्डेट्स में रखा गया और जिनको स्पाइनल कॉर्ड थी उनको कॉर्डेट्स में रखा गया। ठीक है, अब उसमें भी क्या था कि नॉन कॉर्डेट्स में भी जो स्पाइनल कॉर्ड जिनके नहीं थी उसमें भी अलग अलग कैटेगरीज थी। उसमें भी 9 क्लासेस में उनको सबको डिफरेंशिएट किया गया। जैसे फर्स्ट हमने एक एग्जाम्पल के उसमें ले लेते हैं कि प्रोटोजोआ, जिसमें सिर्फ यूनिसेल्यूलर एनिमल्स थे, जैसे अपने अमीबा, यूग्लिना वगैरह। प्रोटोजोआ के बाद नंबर 2 पे आया हमारा पॉरीफेरा। उसमें क्या था कि वो जो प्रोटोजोआ से थोड़े से ज़्यादा डेवलप थे, उसमें क्या था कि जैसे स्पंज है तो उसमें थोड़ा सा उनका जो बॉडी थी वो डिफरेंशिएट थी, थोड़ी सी अलग थी, उसमें थोड़ा सा डेवलपमेंट प्रोटोजोआ से ज़्यादा था। 3rd नंबर पे सिलेंट्रेटा आया तो उसमें थोड़ा सा और ज़्यादा था, थोड़ी बर्ड्स बनने लगी, थोड़ा सा और कुछ बनने लगा। इस तरह से करते प्रोटोजोआ, फिर पॉरीफेरा, फिर सिलेंट्रेटा, फिर प्लैटीहेल्मिन्थेस, फिर एलिनिडा,
एनिलिडा के बाद आर्थ्रोपोडा, फिर मोलस्का, फिर एकाइनोडर्मेटा। ये 8-9 जो वो थी कैटेगरीज, इनको अलग अलग उसमें, इसमें हर एक क्लास जो है थोड़ी उससे ज़्यादा डेवलप है। तो इन नॉन कॉर्डेट्स को इस तरह से अपने डिवाइड किया गया। इसी तरह से कॉर्डेट्स को किस तरह से डिवाइड किया गया? कॉर्डेट्स में उन्होंने 5 क्लासेस ली। 5 क्लासेस में सबसे पहले जैसे उनको पीसीज लिया गया, पीसीज में सारी जो थी वो फिश वगैरह आई। उसके बाद एम्फीबिया लिया गया, तो एम्फीबिया में जैसे जो पानी में भी रहते थे और जो लैंड पे भी रहते थे, जैसे फ्रॉग्स वगैरह है, इनको लिया गया। 3rd नंबर पे लिया गया हमारा रेप्टाइल्स, जो कि रेंग कर चलने वाले हैं, जो कि क्रीप करते हैं ज़मीन पे, जैसे स्नेक वगैरह। फिर 4 नंबर पे लिया गया बर्ड्स को, एवीज को लिया गया। और 5 नंबर पे जो सबसे ज़्यादा डेवलप्ड एनिमल्स थे वो थे ह्यूमन बींग्स। तो इस तरह से मैमल्स में उनको लिया गया। मैमल्स में खाली ह्यूमन बींग्स नहीं आए, मैमल्स में उनको लिया गया जो कि यंग वंस को बर्थ देते थे, ठीक है, जो अपने जैसा की जैसा बेबी पैदा करने में सक्षम थे। और नंबर 2 जो कि जिनकी बॉडी पर हेयर पाए जाते थे। और नंबर 3 जो अपने यंग वंस को फीड कराते थे। ये 3 जो मेन कैरेक्टरिस्टिक्स थी ये मैमल्स की थी। तो हर एक क्लास की अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स थी और उन क्लास में जो जो एनिमल्स सेम थे उनको उस क्लास में रख दिया गया। तो एक तरह से मैंने एनिमल्स का आपको पूरा बता दिया है। इसी तरह से प्लांट में भी 5 किंगडम रख दिए गए। प्लांट में रखा गया कि जैसे मान लो सबसे पहले रखा गया अपना थैलोफाइटम। थैलोफाइटम बिल्कुल ऐसे थे जिनकी थैले के समान स्ट्रक्चर थी और उसमें कुछ भी डिफ्रेंसिएशन नहीं था, कोई रूट स्टेम लीव्स वगैरह नहीं थी। उसके बाद ब्रायोफाइटा में थोड़ा सा डेवलपमेंट ज़्यादा था। उसके बाद ब्रायोफाइटा के बाद टेरिडोफाइटा आया जिसमें कि और ज़्यादा डेवलप्ड था। उसके बाद जिम्नोस्पर्म आया और भी ज़्यादा डेवलप था। और उसके बाद एंजियोस्पर्म आया। ऐसे 5 क्लासेस में प्लांट किंगडम को डिवाइड किया गया। इस तरह से क्लासिफिकेशन किया गया और हर एक क्लास में जो सेम कैरेक्टरिस्टिक्स वाले थे प्लांट या एनिमल उनको रखा गया। तो ये मैं एक आपको समरी पूरे चैप्टर की बता दी है। अब मैं आपको चैप्टर पढ़ाती हूँ। देखिए इस तरह से हमने इसमें क्लासिफिकेशन किया, बेसिस मैंने बता ही दिया है। अब जैसे नंबर 1 पे इन्होंने दिया है हायरार्की ऑफ क्लासिफिकेशन ग्रुप्स। हायरार्की ऑफ क्लासिफिकेशन ग्रुप में देखिए क्या किया इन्होंने कि जैसे क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीसीज। सबसे पहले क्लास, फिर उसके बाद ऑर्डर उनका क्या था, फिर उनके फैमिली किससे थे, फिर उनका जीनस क्या था। ये आगे पता लगेगा, आपको बताएंगे किस तरह से होता है। बाय सेपरेटिंग ऑर्गेनिज्म ऑन द बेसिस ऑफ हायरार्की ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स इनटू स्मॉलर एंड smaller groups, we arrive at the basic unit of classification, which is a species. So what organisms can be said to belong to the same species? Broadly, a species include all organisms that are similar enough to breed and perpetuate. The important characteristics of the 5 kingdom of Whitaker are as follows. सबसे पहले 5 kingdom कंसेप्ट रखा गया जिसमें कि देखिए किस किस को लिया गया। 5 किंगडम में पूरा जितना भी मतलब अपने लिविंग किंगडम है, प्लांट एनिमल दोनों, उसमें सबसे पहले व्हिटकर ने लिया। उसमें सबसे पहले उन्होंने लिया मोनेरा। मोनेरा जो था उसमें बिल्कुल जो यूनिसेल्युलर थे। दीज ऑर्गेनिजम्स डू नॉट हैव ए डिफाइंड न्यूक्लियस और ऑर्गेनल्स, नॉर डू एनी ऑफ देम शो मल्टी सेल्युलर बॉडी डिजाइंस। इनमें कोई मल्टी सेल्युलर बॉडी डिजाइन नहीं था, कोई इनमें डिफरेंशिएशन नहीं था बॉडी के अंदर। ऑन द अदर हैंड दे शो डाइवर्सिटी बेस्ड ऑन मेनी अदर कैरेक्टरिस्टिक्स। सम ऑफ देम हैव सेल वॉल्स व्हाइल सम डू नॉट। ऑफ कोर्स हैविंग और नॉट हैविंग अ सेल वॉल हैज वेरी different effect on body design here from having or not having a cell wall in multicellular organisms. The mode of nutrition of organism in this group can be either by synthesizing their own food, जैसे autotrophic nutrition, or getting it from the environment, heterotrophic nutrition. This group includes bacteria, blue-green algae, or cyanobacteria and mycoplasma. Some examples are as shown in figure this में दिखाया गया है। देखिए ये मोनेरा में है बैक्टीरिया, और जो बिल्कुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स थे उनको इसमें रखा गया। इनमें न्यूक्लियस डिफाइंड नहीं था, बॉडी डिफरेंशिएशन बिल्कुल नहीं था। इस तरह के ऑर्गेनिजम्स को इस मोनेरा ग्रुप में रखा गया। नंबर दूसरा था प्रोटिस्टा। दिस ग्रुप
इंक्लूड्स मेनी काइंड ऑफ यूनिसेल्युलर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म। इसमें थोड़े ज़्यादा यूनिसेल्युलर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स आए। सम ऑफ दीज ऑर्गेनिजम्स आर अपेंडेजेस, कुछ में अपेंडेजेस मतलब बॉडी डिफरेंशिएशन था, सच एज हेयर लाइक सीलिया और विप लाइक फ्लैजिला फॉर मूविंग अराउंड। जैसे इसमें ये पीछे देखिए प्रोटिस्टा में कोई वो दिखा रखा है, ये देखिए पैरामीशियम में ये चारों तरफ से ये निकले हुए हैं। इसमें फ्लैजिला या इस तरह का जो होता है ये अमीबा और यूक्लेना, ये सब इसमें आए। इनमें सीलिया होते हैं, चारों तरफ इस तरह से हेयर लाइक प्रोजेक्शन होते हैं जो एटमॉस्फेयर की जितनी भी वाइब्स है उनको कैच करते हैं ये, ठीक है। देयर मोड ऑफ न्यूट्रिशन कैन बी ऑटोट्रॉपिक और हेटेरोट्रॉपिक। अच्छा, ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन और हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन के बारे में हम जानते हैं। ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन वो न्यूट्रिशन होता है जिसमें कोई भी ऑर्गेनिज्म मेक देयर ओन फूड, अपना खाना खुद बनाते हैं। और यहाँ हमारे अर्थ पे सिर्फ प्लांट्स जो होते हैं, ग्रीन प्लांट्स जो होते हैं, वो ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन करते हैं। वो सिर्फ वो ही अपना खाना स्वयं बना सकते हैं। इसके अलावा जितने भी होते हैं वो सब हेटेरोट्रॉप होते हैं, वो किसी न किसी रूप में प्लांट्स के ऊपर डिपेंड रहते हैं न्यूट्रिशन के लिए, ठीक है। न्यूट्रिशन के लिए प्लांट के ऊपर डिपेंड रहते हैं। तो ये ऑटोट्रॉपिक और हेटेरोट्रॉपिक का मतलब समझ में आ गया। जैसे हम हेटेरोट्रॉपिक ही हैं, हम किसी न किसी रूप में प्लांट्स को खाते हैं। मान लो कोई फ्लैश ईटिंग भी है, तो जैसे मान लो किसी ने फ्लैश खाया या एग खाया, तो जो एग जिसका हमने खाया, जैसे मान लो किसी चिकन या किसी हैन का आपने एग खाया है, तो हैन जो है वो तो दाना खाती है, वो तो प्लांट्स खाती है ना। तो ये जो एक वेब बन जाता है, फूड वेब, वो एंड में जाके ग्रीन प्लांट पे ही खत्म होता है। तो इसका मतलब कि किसी न किसी रूप में हम अपने खाने के लिए ग्रीन प्लांट्स पर ही डिपेंडेंट होते हैं। अब आता है अपना फंगी। These are heterotropic eukaryotic organisms. Some of them use decaying organic material as food and are therefore called saprotrophs. मतलब ये होते हैं फंगी जो होती हैं, वो किसी न किसी रूप में, आपने देखा होगा फंगस हो जाती है किसी किसी चीज़ पे, वाइट आपका जैसे अचार भी घर में आपने देखा होगा, आपकी मम्मी के अचार खराब हो जाता है तो बॉटल के ऊपर वाइट जम जाता है, उसको फंगस बोलते हैं। आपकी कोई चीज़ मान लो बहुत दिन तक बंद रह जाती है, उसमें ग्रीन या वाइट कलर की फंगस जम जाती है। तो ये किसी न किसी रूप में हेटेरोट्रॉपी होते हैं, दूसरी चीज़ के ऊपर डिपेंड रहते हैं खाने के लिए। और इनमें से कुछ ऐसे फंगी होती हैं जो कि डिकेइंग एनिमल्स के ऊपर डिपेंड रहते हैं। जो डिकेइंग का मतलब जो मर चुके हैं, जो डेड है, उनके ऊपर डिपेंड रहते हैं। उनको सैप्रोफिटिक बोलते हैं, सैप्रोट्रॉप्स बोलते हैं। अदर रिक्वायर अ लिविंग प्रोटोप्लाज्म ऑफ ए होस्ट ऑर्गेनिज्म फॉर फूड। दे आर कॉल्ड पैरासाइट्स। पैरासाइट्स होते हैं जो अपने खाने के लिए किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के ऊपर डिपेंड रहते हैं। जैसे मैं एग्जांपल बताऊं आपको, आपके किसी के स्टमक में कीड़े पाए जाते हैं कीड़े, है ना, एस्केरिस होते हैं, वो प्लैटिकल में आते हैं, टीनिया सोलियम, टैपवॉर्म वगैरह पाए जाते हैं। तो ये हमारे अंदर रहते हैं, हम लिविंग है। और हमारी जो इंटेस्टाइन होती है उसको, या हमारे जो भी अंदर चीज़ है उसको खा के जिंदा रहते हैं। तो इनको बोलते हैं पैरासाइट, जो किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म के ऊपर जिंदा रहते हैं। मैनी ऑफ देम हैव द कैपेसिटी टू बिकम multicellular organism at certain stages in their lives. They have cell walls made of a tough complex sugar called cutin. Examples are yeast, mold and mushrooms. नाम सुना होगा आपने, yeast, mold, mushroom, ये सब फंगस होती हैं, ठीक है। Some fungal species live in permanent mutually dependent relationship with blue-green algae और साइबोबैक्टीरिया बोलते हैं जिसको, साइनोबैक्टीरिया। सच रिलेशनशिप आर कॉल्ड सिम्बायोटिक। मतलब कुछ ब्लू ग्रीन एल्गी ऐसी होती हैं जो अपने खाने के लिए ऊपर दूसरे के ऊपर डिपेंड रहती हैं, और जिसके ऊपर डिपेंड रहती है वो उसके ऊपर डिपेंड रहता है। मतलब म्यूचुअली एक दूसरे के ऊपर डिपेंड रहते हैं। इस प्रोसेस को बोलते हैं सिम्बायोसिस प्रोसेस। दीज सिम्बायोटिक लाइफ फॉर्म्स आर कॉल्ड लाइकेन्स। लाइकेन्स एक ऐसे होते हैं जिनमें सिम्बायोसिस पाया जाता है। वो लाइकेन्स किसी चीज़ के ऊपर होते हैं और वो किसी जिस होस्ट के ऊपर रहते हैं वो होस्ट लाइकेंस के ऊपर डिपेंड रहता है। इस तरह से एक दूसरे के ऊपर म्यूचुअली ये लोग डिपेंडेंट रहते हैं। इसको बोलते हैं सिम्बायोसिस। वी हैव ऑल सीन लाइकेंस एज द स्लो ग्रोइंग लार्ज कलर्ड पैचेस ऑन द बार्क ऑफ ट्रीज। ट्रीज के ऊपर पैचेस पाए जाते हैं, तो वो ट्री से अपना खाना लेते हैं। ट्री भी उनके ऊपर डिपेंड रहते हैं अपने लिए।
ठीक है, इस तरह से इनमें सिम्बायोसिस होता है। अब थर्ड नंबर पे आता है अपना, फोर्थ नंबर पे प्लांटी। दीज आर मल्टीसेल्यूलर यूकैरियोट्स। अभी तक हमने पढ़े जो थोड़े यूनिसेल्यूलर या एक या दो सेल्स वाले थे, अब हम पढ़ रहे हैं मल्टीसेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स। मल्टीसेल्यूलर यूकैरियोट्स विद सेल वॉल्स। प्लांट्स में सब में सेल वॉल पाई जाती है और एनिमल्स में नहीं पाई जाती है। तो प्लांटी में वही आते हैं जिनमें की सेल वॉल पाई जाती है। दे आर ऑटोट्रॉप्स, और ये मैंने बताई दिया आपको, जितने भी ग्रीन प्लांट्स होते हैं सब ऑटोट्रॉप्स होते हैं, अपना फूड स्वयं बनाते हैं, खुद बनाते हैं। एंड यूज क्लोरोफिल फॉर फोटोसिंथेसिस। ग्रीन प्लांट्स में फोटोसिंथेसिस होता है, ये मैंने आपको बताया ही था, पहले भी बताया था कि फोटोसिंथेसिस का मतलब होता है कि कोई भी ग्रीन प्लांट सनलाइट की प्रेजेंस में वाटर और मिनरल एब्जॉर्ब करके अपना फूड प्रिपेयर करता है, इस और उसके बदले में वो ऑक्सीजन देता है और एटमॉस्फेयर से कार्बन डाइऑक्साइड लेता है। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? फोटोसिंथेसिस प्रोसेस बोलते हैं। Since thus all plants are included in this group, since plants and animals are most visible forms of the diversity of life around us, we will look at the subgroups in this category later. अभी आगे बताएंगे इसको, और plants को भी different sections में divide किया गया है। अब लास्ट अपना इसमें आती है एनिमेलिया। These include all organisms which are multicellular eukaryotes without cell walls. They are heterotrophs. Again we will look at their subgroups a little later in section 7.5. अब आगे पढ़ेंगे, देखिए प्लांटी का। प्लांटी को अब हम मेन जो है, हमने जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म पढ़े वो तो पढ़ लिए हमने, अब हम पढ़ेंगे कि प्लांट्स को और एनिमल्स को फर्दर कितने उसमें डिवाइड किया गया है। तो सबसे पहले हम पढ़ रहे हैं प्लांट्स का, ठीक है। प्लांट्स में नंबर 1 पे आता है, मैंने अभी बताया आपको, थैलोफाइटा। प्लांट्स दैट डू नॉट हैव वेल डिफरेंशिएटेड बॉडी डिजाइन फॉल इन दिस ग्रुप। जिसमें कि वेल डिफरेंशिएटेड बॉडी नहीं होती है, उनकी स्ट्रक्चर थैलस के जैसी होती है, थैलस लाइक, थैला जो है ना उसके समान होती है, और बॉडी डिफरेंशिएट रूट स्टेम लीव्स में नहीं होती है। द प्लांट्स इन दिस ग्रुप आर कॉमनली कॉल्ड एल्गी। इस ग्रुप में कौन से प्लांट्स आते हैं? एल्गी होती है ना, एल्गी जो आपने देखा होगा आपके घरों में कहीं पानी भरा रह जाता है तो ग्रीन कलर की एल्गी जम जाती है, उसको बोलते हैं एल्गी। इसमें एग्जाम्पल दे दिया है स्पाइरोगायरा, यूरोपिक्स, कैडोफोरा, युल्वा एंड कारा, ये थैलोफाइटा के एग्जाम्पल्स हैं। नंबर 2 पे है ब्रायोफाइटा। दीज आर कॉल्ड द एम्फीबियंस ऑफ द प्लांट किंगडम। मतलब जैसे एनिमल किंगडम में मैं बताया था एम्फीबिया होते हैं जो लैंड एंड वाटर बोथ दोनों के ऊपर रहते हैं। इसमें ब्रायोफाइटा जो होते हैं ये इसके एम्फीबिया कहलाते हैं, प्लांट्स के, जो कि पानी में भी और जमीन पर भी पाए जाते हैं। द प्लांट बॉडी इज कॉमनली डिफरेंशिएटेड टू फॉर्म स्टेम एंड लीफ लाइक स्ट्रक्चर। इनकी बॉडी डिफरेंशिएशन इनमें पाया जाता है थोड़ा बहुत। हाउएवर देयर इज नो स्पेशलाइज्ड टिश्यू फॉर द कंडक्शन ऑफ वाटर एंड अदर सब्सटेंसेस। हालांकि इनमें बहुत ज़्यादा डेवलप तो नहीं होते हैं, इनमें कोई कंडक्टिव टिश्यूज वगैरह नहीं पाए जाते हैं। एग्जाम्पल है इसके मॉसेस एंड मार्केंशिया, ये फोनेरिया एंड मार्केंशिया, ये इसके एग्जाम्पल दे रखे हैं। अब थर्ड नंबर पे अपने पास आता है टेरिडोफाइटा। इन दिस ग्रुप द प्लांट बॉडी इज डिफरेंशिएटेड इनटू रूट, स्टेम्स एंड लीव्स। थोड़ा सा इससे ज़्यादा डेवलप होता है एंड हैज स्पेशलाइज्ड टिश्यू फॉर द कंडक्शन ऑफ वाटर एंड अदर सब्सटेंसेस। अब अभी हमने ऊपर ब्रायोफाइटा में क्या पढ़ा था, उसमें कोई कंडक्टिव टिश्यूज नहीं पाए जाते हैं, लेकिन टेरिडोफाइटा में इसमें पी साइलेंट होता है बच्चों, इसलिए टेरिडोफाइटा नहीं बोलेंगे, इसको सिर्फ टेरिडोफाइटा बोलेंगे। डिफरेंशिएटेड इनटू रूट, स्टेम एंड लीव्स एंड हैज स्पेशलाइज्ड टिश्यूज फॉर द कंडक्शन ऑफ वाटर। वाटर के मिनरल्स के कंडक्शन के लिए टिश्यूज पाए जाते हैं एंड अदर सब्सटेंसेस फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द प्लांट बॉडी टू अनदर। सम एग्जांपल्स आर Marsilia, ferns and horsetails. The reproductive organs of plants in all these three groups are very inconspicuous, मतलब बहुत minute reproductive organs होते हैं इनके। Those with hidden reproductive organs, इनको क्रिप्टोगेम्स भी कहा जाता है, क्योंकि इनमें जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होते हैं वो हिडन होते हैं, छुपे होते हैं, बाहर से
बिल्कुल दिखाई नहीं देते हैं एक तरीके से, इनके जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं, इसलिए इनको क्रिप्टोगेम्स भी कहा जाता है। ऑन द अदर हैंड प्लांट्स विद वेल डिफरेंशिएटेड रिप्रोडक्टिव पार्ट्स दैट अल्टीमेटली मेक सीड्स आर कॉल्ड फेनरोगेम्स। और ऐसे प्लांट जिनमें की वेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स होते हैं, जिनमें की सीड्स भी दिखाई देते हैं, उनको कहा जाता है फेनरोगेम्स। Seeds are the result of sexual reproduction process. They consist of the embryo along with stored food, which assists for the initial growth of the embryo during germination. This group is further classified based on whether the seeds are naked or enclosed in fruits, giving us two groups: gymnosperms and angiosperms. अब ये टेरिडोफाइटा में सीड्स या नेकेड सीड वाले या एनक्लोज सीड वाले नहीं पाए जाते हैं। फिर इसको फर्दर दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, जिम्नोस्पर्म्स एंड एंजियोस्पर्म। जिम्नोस्पर्म्स वो होते हैं जिनमें सीड्स तो पाए जाते हैं पर वो एनक्लोज नहीं होते हैं, फ्रूट में दिखते हुए होते हैं, बाहर होते हैं, नेकेड होते हैं वो। और जो एंजियोस्पर्म जो होता है उसमें बाकायदा सबसे ज़्यादा जो हमारा डेवलप्ड प्लांटी है वो एंजियोस्पर्म है। जितने भी हम प्लांट्स देखते हैं बड़े बड़े, नीम, पीपल और गुलमोहर और बैनियन ट्री और जो भी हम लेमन ट्री, गुआवा ट्री, पपाया ट्री, जितने भी ट्रीज देखते हैं सब एंजियोस्पर्म में आते हैं। इनमें देखिए सब सीड्स जो होते हैं अपने फ्रूट के अंदर पाए जाते हैं, फ्रूट के बाहर नहीं होते हैं, एनक्लोज होते हैं एंजियोस्पर्म्स में। तो इस तरह से ये हमने प्लांट्स के 5 डिविजन्स पढ़े। कौन कौन से पढ़े? हेलोफाइटा, दूसरा ब्रायोफाइटा, थर्ड टेरिडोफाइटा, फोर्थ जिम्नोस्पर्म और फिफ्थ एंजियोस्पर्म। इनके एग्जाम्पल जरूर पता होने चाहिए आपको। और ये देखिए पीछे टेबल दे रखी है आपकी बुक में, क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट्स, ये पूरी टेबल दी हुई है आपकी बुक में, ठीक है, आपके बुक में। अब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट एनिमेलिया। एनिमेलिया में देखिए मैंने बताया था आपको कौन कौन से ग्रुप्स आते हैं: पॉरीफेरा, सिलेंट्रेटा, प्लैटीहेलमिन्थीज। आपके बुक में देखिए सारे दे रखे हैं: निमेटोडा, एनिलीडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, एकाइनोडर्मेटा। तो इस तरह से ये सारे ग्रुप्स जो हैं, ये इसमें जो सबसे पहले पॉरीफेरा ग्रुप आता है वो सबसे लेस डेवलप होता है और जो एकाइनोडर्मेटा आता है वो सबसे ज़्यादा वेल डेवलप्ड होता है। अब these organisms are which are eukaryotic, multicellular and heterotrophic. Their cells do not have cell wall. Most animals are mobile, मतलब चलते हुए होते हैं, लोकोमोशन होता है उनमें, मूवमेंट होता है। दे आर फर्दर क्लासिफाइड बेस्ड ऑन द एक्सटेंट एंड टाइप ऑफ बॉडी डिजाइन डिफरेंशिएशन फाइंड। अब देखिए पॉरीफेरा क्या होते हैं? द वर्ड पॉरीफेरा मीन्स ऑर्गेनिजम्स विद होल्स, छोटे छोटे पोर्स, होल्स पाए जाते हैं, उनको पॉरीफेरा का मतलब यही होता है। दीज आर नॉन मोटाइल एनिमल्स अटैच टू सम सॉलिड सपोर्ट। These are holes or pores all over the body. These lead to a canal system that helps in circulating water throughout the body to bring in food and oxygen. These animals are covered with a hard outside layer of skeleton. The body design involves very minimal differentiation and division into tissues. Body differentiation इसमें करीब इसमें अलग अलग कुछ भी नहीं होता है, एक सिंपल एक बिल्कुल थैलस के समान स्ट्रक्चर होती है इसकी। दे आर कॉमनली कॉल्ड स्पॉन्जेस। स्पॉन्ज होता है ना, स्पॉन्ज इसी में ही आते हैं। एंड आर मेनली फाउंड इन मेराइन हैबिटेट्स। सम एग्जांपल्स आर शोन दिस, ये दे रखे हैं सारे इसमें: साइकन, यूप्लैक्टिला और स्पॉन्जिला। ये सब मेराइन वाला जो पानी होता है वहाँ पाए जाते हैं ज़्यादातर ये। दूसरा आता है अपना सिलेंट्रेटा। These are animals living in water, जो पानी में पाए जाते हैं। They show more body design differentiation. There is a cavity in the body. The body is made of 2 layers of cells. 2 लेयर होती हैं सेल्स की। One makes the cells on the outside of the body and the other makes the inner lining of the body. Some of these species living in colonies, while other have a solitary life span. Jellyfish and sea anemones are common example. ये आपके सिलेंट्रेटा हुआ। अब आता है नेक्स्ट अपना प्लैटीहेलमिन्थीज। द बॉडी ऑफ एनिमल इन दिस ग्रुप इज फार मोर कॉम्प्लेक्सली designed than in the 2 other groups we have considered so far. The body is bilaterally symmetrical
meaning that the left and the right halves of the body have the same design. Bilaterally symmetrical का मतलब होता है कि इधर की और इधर की दोनों की सेम बॉडी होती है. There are 3 layers of cells from which differentiated tissues can be made, which is why such animals are called triploblastic. आपने ऊपर पढ़ा था 2 लेयर होती हैं डिप्लोब्लास्टिक, ये ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं. 3 लेयर्स होती है सेल्स की. This allow outside and inside body linings as well as some organs to be made. There is thus some degree of tissue formation. However, there is no true internal body cavity or coelom. कोई भी true cavity body coelom नहीं पाई जाती है इनमें. The body is flattened dorsoventrically, meaning from top to bottom. Dorsoventrically, top से लेके bottom तक. Which is why these animals are called flatworms. They are either free living or parasitic. Some examples are free living animals like planarias or parasitic animals like liver flukes. इनके एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं सबके. फिर नेमेटोडा में अपने ये आते हैं एस्केरिस, जो अपने स्टमक में कीड़े पाए जाते हैं ना, वो आते हैं किसमें, नेमेटोडा में. ठीक है. इनकी भी बॉडी जो होती है, बॉडी कैविटी, इसमें सीलोम होते हैं, ट्रू सीलोम होती है. उसमें सीलोम नहीं थी. इससे पहले वाला जो हमने पढ़ा था प्लेटिहेल्मिन्थ, इसमें सीलोम नहीं थी, इसमें ट्रूली सीलोम पाई जाती है. वेरी फेमिलियर और पैरासिटिक वॉर्म्स कॉजिंग डिजीज. ये पैरासिटिक होते हैं, मैंने पहले ही बताया था, किसी भी होस्ट के ऊपर रहते हैं, ये लिविंग ऑर्गेनिज्म के ऊपर रहते हैं. और डिजीज हमारे शरीर के अंदर बहुत सारी बीमारियां भी पैदा कर देते हैं. सच इज वॉर्म्स कॉजिंग एलिफेंटिस, ये उसका नाम है एलिफेंटाइसिस, ये डिजीज का नाम है. और द वॉर्म्स इन द इंटेस्टाइन्स, रिंगवॉर्म और पाइनोवॉर्म. सम एग्जाम्पल्स आर शोन इन दिस, दिखा रखा है इसमें. अब एनिलिडा में आता है अपना अर्थवॉर्म. इनकी भी ट्रू सीलोम पाई जाती है. एंड एनिलिडा एनिमल्स आर ऑल्सो बाइलेटरली सिमेट्रिकल एंड ट्रिप्लोब्लास्टिक. ट्रिप्लोब्लास्टिक मतलब 3 लेयर्स होती है सेल्स की. और बाइलेटरली सिमेट्रिकल का मतलब इधर से दोनों तरफ से एक जैसे होते हैं बिल्कुल. दे हैव ए ट्रू बॉडी कैविटी. दिस अलाउ ट्रू ऑर्गन्स टू बी पैकेज्ड इन द बॉडी स्ट्रक्चर. देयर इज दस एक्सटेंसिव ऑर्गन डिफरेंशिएशन. दिस डिफरेंशिएशन अकर्स इन ए सेगमेंटल फैशन. सेगमेंटल मतलब सेगमेंट के रूप में आपने कभी देखा होगा, अर्थवॉर्म देखा होगा, उसमें से सेगमेंट्स पाए जाते हैं. चलता है तब भी अलग अलग सेगमेंट्स से चलते हुए दिखते हैं. देखा होगा आपने, बीच में इनकी बॉडी पूरी सेगमेंट्स में डिवाइड होती है. These animals are found in a variety of habitat, fresh water, marine water as well as land. And leeches are familiar examples. इसमें leeches मतलब जो जॉक होती है ना, वो भी इसी में आती है. अर्थवॉर्म है leeches. आर्थ्रोपोडा में सारे अपने इंसेक्ट्स आते हैं, जैसे हाउस फ्लाई, मॉस्किटो, एंड ये सब आर्थ्रोपोडा में आते हैं. दिस इज प्रोबेबली द लार्जेस्ट ग्रुप ऑफ एनिमल्स. These animals are bilaterally symmetrical and segmented. There is an open circulatory system. इसमें भी open circulatory system पाया जाता है. अर्थवॉर्म में भी open circulatory system का मतलब होता है, circulatory system हमेशा 2 तरह का होता है. एक होता है closed circulatory system, एक होता है open circulatory system. क्लोज हमारे अंदर होता है, मतलब हमारा जो ब्लड है, जो हमारे ब्लड का सर्कुलेशन हो रहा है, वो आर्टरीज और वेन्स के अंदर है, छोटी छोटी ट्यूब्स के अंदर है. और ओपन में ये आर्टरीज और वेन्स नहीं पाई जाती है, ब्लड खुला हुआ होता है, उसको बोलते हैं ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम्स. ठीक है. There is an open circulatory system and so the blood does not flow in well-defined blood vessels. The coelomic cavity is blood-filled. They have jointed legs पाए जाते हैं ना इनके. आपने देखे होंगे मॉस्किटो में 6 legs होते हैं, इनको अपेंडेजेस बोलते हैं. Some familiar examples are prawns, butterflies, houseflies, spiders, scorpion and crabs इसमें आते हैं. अब मोलस्का में आपने देखे होंगे ज़्यादातर सी एनिमल्स होते हैं, अपने पाइला, यूनियो, ये सब इसमें आते हैं. मोलस्का में इन द एनिमल्स ऑफ दिस ग्रुप देयर इज बाइलेटरली सिमेट्री. द coelomic cavity is reduced. There is little segmentation. They have an open circulatory system and kidney-like organs for excretion. There is a food that is used for moving around. Examples are snails and mussels. ये इसमें यूनियो, पाइला ये दिखा रखे हैं ना. अपने सीपी जो होती है, शंख होता है, उसको बोलते हैं. अब लास्ट अपना इसमें आता है इकाइनोडर्मेटा. इन ग्रीक इकाइनोस मीन्स hedgehog, spiny mammals and derma means skin.
Thus, these are spiny skinned organisms. These are exclusively free living marine animals. They are triploblastic and have a coelomic cavity. They also have a peculiar water driven tube system that they use for moving around. They have hard calcium carbonate structure that they use as a skeleton. Examples देखा है इसमें sea stars and sea urans. इसमें starfish भी आती है. अब हमारे पास आता है अभी तो हमने जितने भी पढ़े ये थे सब नॉन वर्टिब्रेटा, जिसमें कि स्पाइनल कॉर्ड नहीं पाई जाती है. ठीक है, तो आज हम इतना ही पढ़ेंगे इसमें, क्योंकि अपना ज़्यादा लंबा हो जाएगा. और अगली टर्न में मैं आपको वर्टिब्रेटा मतलब जिनमें स्पाइनल कॉर्ड पाई जाती है, जिसमें कि ह्यूमन बीइंग्स आते हैं, उनके बारे में बताऊंगी मैं आपको. तो चिल्ड्रन, आप सारे बच्चे ये जितना भी मैंने पढ़ाया है इसको ढंग से पढ़ना, अच्छे से समझना, इनके जो इन टेक्स्ट एक्सरसाइज हैं उनको देखना. और जब आप पढ़ लोगे तो आपको क्वेश्चन आंसर भी अच्छी तरह समझ में आएंगे. इसलिए प्लीज़ मैंने देखा है ज़्यादातर बच्चे वीडियोस खोल के नहीं देखते हैं. कुछ बच्चे ऐसे हैं जो वीडियोस खोल के नहीं देखते हैं. अगर वीडियो नहीं देखेंगे आप तो आपको चैप्टर कैसे समझ में आएगा. और आप सिर्फ जो वर्कशीट भेजी जाती है उनके क्वेश्चन आंसर करके भेज दिए, तो ऐसे नहीं चलेगा. अब तो आपको पढ़ाई तो करनी ही पड़ेगी. कब तक आप ऐसे करेंगे कि चलो स्कूल खुलेंगे तब देखी जाएगी? ऐसा नहीं होगा. पता नहीं कब स्कूल खुलेंगे, इसलिए आपकी टीचिंग तो ऐसे ही चलेगी, ऑनलाइन टीचिंग ही चलेगी. इसलिए सब बच्चे प्लीज़ वीडियो खोल के देखिए, समझिए. जो समझ में नहीं आता है आप हमसे बिल्कुल फ्रीली पूछ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है हमको. ठीक है, ओके, बाय बाय.